नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के इतिहास की। और भारत के इतिहास के संदर्भ में हम जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं क्या कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अपना जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और शुरुआत करते हैं आज भारतीय इतिहास की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास का मतलब होता है वह घटना जो अतीत में घटित हो चुकी हैं, यानी वह सारी बातें जो बहुत पूर्व समय में जो है घटित हो चुकी हैं और उनके बारे में हम या उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इतिहास। इतिहास के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम हमें इतिहास की जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या नंबर एक हम बात करेंगे कि जो मानव के भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, जो मानव के जीवन को जो मानव के जीवन को या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे उसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। और दूसरी बात यदि हम जाने तो दूसरी बात यह है क्या कि क्रमबद्ध, जब हम किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो उसको क्रमबद्ध तरीके से जानने के लिए चेष्टा करते हैं। और तीसरी बात जो है जो हमें इतिहास के बारे में बताती है उसको हम बोलते हैं साक्ष्य। और साक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के साक्ष्य हमें जो है मिलते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे नंबर 1 पुरातात्विक साक्ष्य, और नंबर 2 मिलते हैं हमें साहित्यक साक्ष्य, और नंबर 3 जो मिलते हैं हमें वो मिलता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण की यदि हम बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य जो पुरानी चीज़ें, और साहित्य यानी लेखन के ग्रंथों के आधार पर, और विदेशी विवरण जो विदेशी हमारे भारत में आए थे तो इन्होंने जो है भारत के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। और पुरातात्विक साक्ष्य में हम पहले नंबर पर बात करेंगे अभिलेखों की। अभिलेख, और अभिलेखों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आता है अभिलेख किसे कहते हैं। तो किसी भी कठोर सत्य पर लिखित उत्कीर्ण लेख या किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, किसी भी सतह पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख की यदि हम बात करें तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे अभिलेखों के प्रकार की। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेख किसे कहते हैं, क्या एक पत्थर का टुकड़ा होता था, यानी पत्थर को काट करके जो है अभिलेखों को बना दिया जाता था इस तरह से। ठीक है, पत्थर को काट के अभिलेख, इस पर जो है लेख लिख दिया जाता था, या हम कह सकते हैं पत्थर की चट्टान। पत्थर की चट्टान पर लिखे लेख, जिस पर राजा लेख लिखवा देते थे, और यहाँ पर लिखा होता था क्या, लेख। ठीक है, दूसरे लेख की यदि हम बात करें तो दूसरा होता था स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख किसे कहते थे, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से जो है स्तंभ बना होता था, इस तरह से, और यहाँ पर जो है कमल की पत्तियां होती थी, जो वर्तमान कमल है। और ये वाला जो भाग होता था, इस वाले भाग को बोलते थे यष्टि या लाट, इस वाले भाग को। और यहाँ पर जो होता था, यहाँ पर पशु का चित्र अंकन होता था, पशु का चित्र अंकित होता था। तो इस प्रकार जो है स्तंभ पर लिखे लेख को हम क्या बोलते थे, स्तंभ लेख मिलते थे। और स्तंभ लेख की यदि हम बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों का निर्माण जो होता था, जैसे आप लोग जानते हैं कि अशोक के स्तंभ लेखों का निर्माण जो होता था वो चुनार के पीले
पत्थरों से होता था। चुनार के पीले पत्थरों से अशोक के स्तंभ लेखों का निर्माण होता था। और यहीं से प्रश्न ये बन जाता है क्या कि सबसे पहले मौर्य काल में स्तंभ लेख लिखवाए थे। यानी सबसे पहले मौर्य काल में स्तंभ लगे थे, ये स्तंभ लेख लिखे गए थे। और इसके संदर्भ में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले ये किसने लगवाए थे? अशोक ने। अशोक जो था वो मौर्यकालीन शासक था, सबसे पहले अशोक ने लगवाए थे। तीसरे लेखों की यदि हम बात करें तो तीसरे होते हैं हमारे गुहा लेख। तीसरे गुहा लेख। और गुहा लेखों की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से ये गुफा होती थी और ये गुफा का दरवाजा, और यहाँ पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हीं को बोलते थे हम गुहा लेख। और ये क्या होती थी? गुफा होती। गुहा लेख या गुफा लेख बात एक ही है, ठीक। और यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर इतिहास की जानकारी जो मिलती थी हमें वो मुद्रा लेखों से भी, मुद्रा लेख या मुद्रा अभिलेख, वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। यानी राजा मुद्रा पर क्या होता था? राजा की आकृति होती थी, राजा की आकृति होती थी या लेख होते थे। और किस पर होते थे? वो सिक्कों पर होते थे, यानी जो सिक्के होते थे। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की, कि साहित्यिक स्रोत से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत की यदि हम बात करें तो इसके भी दो प्रकार मिलते हैं। नंबर एक मिलते हैं धार्मिक साहित्य, नंबर एक धार्मिक साहित्य। और नंबर दो पे जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं धर्मेत्तर साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आते थे? धार्मिक साहित्य में आते थे आपके जैसे रामायण हो गई, या हम कह दें कुरान हो गई, या हम कह दें बाइबिल हो गई, ठीक है। तो ये सब हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? धर्म के बारे में बताते हैं। और इन धर्म के माध्यम से भी हमें पता लगता है किस बात का? कि पहले हमारा भारत कैसा था, यानी भारतीय इतिहास की बात। और धर्मेत्तर साहित्य की यदि हम बात करें, जैसे कि हो गया आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। और कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य था, या हम कह दें विष्णुगुप्त था। फिर दूसरी पुस्तक की यदि हम बात करें तो राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी की यदि हम बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। और राजतरंगिणी से हमें किस चीज़ के इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। आगे हम बात करेंगे विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण विदेशी विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है? यानी विदेशियों ने भारत में आकर देखा और उसके बारे में लिखा, और वो चीज़ क्या बनी? इतिहास। यानी जब विदेशी हमारे भारत में आए, उन्होंने भारत की कला, संस्कृति, आकृति, राजनीति, धर्म, सब चीज़ों को देखा और उसके बारे में लिखा। और उन पुस्तकों से भी हमें जो है जानकारी मिलती है भारत के इतिहास की। जैसे हम बात करते हैं एक ग्रंथ मिलता है फाहियान का। फाहियान का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है फोको की। फोको की ग्रंथ जो है वो फाहियान का। और फाहियान की यदि हम बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था, और लगभग 399 ईस्वी की ये बात है। वहीं पर एक और ग्रंथ मिलता है, एक यात्री है जिसका नाम है हुएन सांग। हुएन सांग की यदि हम बात करें तो हुएन सांग का एक ग्रंथ हमें मिलता है सी यू की। हुएन सांग का ग्रंथ मिलता है सी यू की। और हुएन सांग की यदि हम बात करें तो ये किसके समय में आया था? ये हर्षवर्धन के काल में, या हर्ष के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वहीं एक और विदेशी यात्री हमें मिलता है मैगस्थनीज।
और मैगस्थनीज की पुस्तक की हम बात करें तो इसकी पुस्तक है इंडिका। इंडिका में इसने जो है भारत के बारे में लिखा है और भारत के बारे में बताया है। तो ये विदेशी विवरण आगे चल करके हम बात करेंगे फाहियान, हुएसांग और मैगस्थनीज के बारे में पूर्ण डिटेल से कि इनके लेकर के क्या क्या इतिहास के प्रश्न बनते हैं। अब यदि हम बात करें इतिहास की तो यहाँ से इतिहास, सबसे पहले इतिहास का यदि संधि विच्छेद करें हम तो क्या होगा, इति प्लस है प्लस आस। इति प्लस इति धन है और धन आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार और है का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में या निश्चय ही, या निश्चय ही। और यहीं पर यदि हम बात करें तो आस का मतलब होता है घटना का घटित होना, घटना का घटित होना, घटना का घटित होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार इसकी परिभाषा, यदि इतिहास की हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यहीं से बनेगी, इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना। मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है। और इतिहास के संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ इतिहास की, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इतिहास के बारे में, प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, सबसे पुराना प्रागैतिहासिक काल, और नंबर दूसरा जो मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 पे जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या इतिहास, या इसी को हम बोल देते हैं आधुनिक या वर्तमान। ठीक है। तो 3 प्रकार से हमें इतिहास को जानने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो वह काल जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी वह काल जिसके लिखित प्रमाण नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके लिखे साक्ष्य मौजूद हैं परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और आधुनिक इतिहास की यदि हम बात करें तो जिसका लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है, यानी इसके लिखित साक्ष्य नहीं है, इसके लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं गया उनको। और यदि इसकी हम बात करें तो जिसके लिखित साक्ष्य हैं और पढ़ा भी गया है, यानी लिखित साक्ष्य हैं और पढ़ा भी गया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इनको एक एक करके थोड़े थोड़े जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, या इसी को हम बोल देते हैं पाषाण काल, पाषाण काल। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि 1842 के आसपास जो घटनाएं घटित हुई थी, यानी 1842 के आसपास, 1842 के आसपास घटित घटनाओं पर जो इतिहास है उसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिक इतिहास या पाषाण काल। ठीक है। या सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है कि इसको उद्घटित करने का श्रेय किसको जाता है, इसको उद्घटित करने का श्रेय, इसको उद्घटित करने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। ठीक है। और यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बनता है कि 1842 में कर्नाटक का जो रायचूर जिला है, 1842 में
कर्नाटक के रायचूर जिले से, कर्नाटक का जो रायचूर जिला है और उसका जो लिंगासुर नामक स्थान है, लिंगासुर, लिंगासुर नामक स्थान, लिंगासुर नामक स्थान से प्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, प्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए हैं। प्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए हैं और इन औजारों की बनावट पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। इन औजारों की बनावट पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदि मानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। ठीक है, यानी सबसे पहले आदि मानव की उत्पत्ति, सबसे पहले आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई। अफ्रीका महाद्वीप में आदि मानव की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से हम बात करेंगे मानव के क्रम की। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई और जो उत्पत्ति हुई थी पहले प्रकार का या पहला जो मानव था उसका नाम था रामापिथेकस और उसके बाद जो दूसरा मानव था उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और तीसरा होमो इरेक्टस और चौथा जो था वो निएंडरटाल था और पांचवा जो था कोमोगेगन था और छठा जो था वो कौन था, उसका नाम था होमोसैपियंस। होमोसैपियंस जो था वो छठा मानव था और जो आज आधुनिक मानव है या मानव का वैज्ञानिक नाम जो कहलाता है वो होमोसैपियंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया था। तो मैं लिख देता हूँ आदि मानव ने सबसे पहले जो औजार का प्रयोग किया था उसका नाम था हस्त कुठार और हस्त कुठार की यदि हम बात करें तो जैसे इसको बोलते हैं हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। और यदि हम बात करें इसकी तो इसका जो प्रयोग मिला था वो हमें मिला था कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से। ठीक है, इसका कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से। और इसकी जो खोज की थी वो खोज किसने की थी, इस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट डस्टफुट उस वैज्ञानिक का नाम था। औजारों की यदि हम बात करें तो पाषाणकालीन औजार जो होते थे वो किस प्रकार के होते थे, मैं थोड़ा चित्रांकित कर देता हूँ यहाँ पर। ये इस प्रकार के औजार होते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इनके आकार में जो है परिवर्तन होता गया और परिवर्तन जैसे कि आपको पता है ये जो है पत्थर के बने औजार होते थे। इसके बाद इनकी दिशा जो थी वो धीरे धीरे कुछ इस प्रकार होती गई और इनकी दिशा में परिवर्तन होता गया। फिर धीरे धीरे जो औजार बने वो इस आकृति के बने और बाद में ये जो है धीरे धीरे नुकीले से बनते चले गए। ठीक है, इस प्रकार के पाषाण काल के औजार मिलते हैं। हम कह सकते हैं पाषाण काल के औजारों के प्रकार। ठीक है, पाषाण काल के औजार और पाषाण काल के औजार जो होते थे वो इस प्रकार के होते, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, इस प्रकार के होते थे। इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हम बात करें स्टोन एज की। स्टोन एज मतलब इन औजारों का काल। सबसे पहले क्या होता था कि औजार की बनावट पर ही काल का विभाजन होता था। जो औजार थे उनकी बनावट पर ही काल का विभाजन होता था और काल के विभाजन की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से इसके 3 विभाजन किए गए। पहला जो आता है वो आता है पुरा पाषाण काल।
और नंबर 2 पर जो आता है वो है मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 पर जो आता है उसका नाम है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अब हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और हम चर्चा उनके बारे में करेंगे जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो आदि मानव की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो इसी काल में मानी जाती है, यानी आदि मानव, आदि मानव की उत्पत्ति, आदि मानव की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो इसी काल में मानी जाती है। और यदि हम बात करें तो इस समय का जो आदि मानव था वो कैसा था, यायावर स्थिति में था। यायावर, यायावर स्थिति में था, या इसी को हम कह देते हैं घुमक्कड़। यायावर स्थिति या घुमक्कड़ स्थिति में था। और इस काल के मानव का जो जीवन निर्भर था वो केवल और केवल शिकार पर जीवन निर्भर था। जीवन किस पर निर्भर था, शिकार पर, यानी आदि मानव शिकार करता था और अपने जीवन का पालन पोषण करता था। और यहाँ से प्रश्न जो मिलते हैं, यानी हस्तकुठार या हैंड एक्स को जो है शिकार के लिए प्रथम औजार बनाया गया था। यानी प्रथम औजार, प्रथम औजार जो था वो था हस्तकुठार। हस्तकुठार, या इसी को हम बोल देते हैं हैंड एक्स, ये प्रथम औजार था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इस काल के दौरान आदि मानव जो है समूह में निवास नहीं करता था। समूह में निवास नहीं करता था। समूह में निवास नहीं करता था। फिर आगे इसी पुरापाषाण काल की यदि हम बात करें तो देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है आग के प्रयोग को लेकर के, कि आग का प्रयोग सबसे पहले किस मानव ने किया था। तो यहाँ पर मानव का नाम पूछ लेता है। आग का प्रयोग, आग का प्रयोग जो किया था वो होमो इरेक्टस ने किया था। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ने जो है आग का प्रयोग किया था। और जो तुम्हारा रामापिथेकस मानव था उसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो हिमालय के शिवालिक से या शिवालिक हिमालय से मिलते हैं, जिसको देव मानव की संज्ञा दी गई है। मैं लिख देता हूँ, रामापिथेकस मानव जो था, रामापिथेकस मानव, रामापिथेकस मानव जो था इसे देव मानव की संज्ञा दी गई है। देव मानव की संज्ञा, इसे देव मानव की संज्ञा दी गई है। और इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो शिवालिक हिमालय से मिलते हैं। और इसकी यदि हम बात करें तो भारत में जो प्रथम आदि मानव था वो यही था। यानी भारत में प्रथम मानव, भारत में प्रथम मानव कौन सा था, रामापिथेकस। और लेविजर्ड इसके जो खोज करता थे वो रिचर्ड लेवी थे। यानी रिचर्ड लेवी ने जो है इसको खोजा था। और खोज की यदि हम बात करें तो इसके कंकाल मिले थे। और इसके जो कंकाल मिले थे, कंकालों को जो प्राप्त किया गया था वो 1924 में किया गया था, या 1924 के आसपास। और कार्बन डेटा पद्धति के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और मानव इस काल में जो है समूह में निवास नहीं करता था। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, कि मध्य पाषाण काल को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मध्य पाषाण काल में आदि मानव में समूह में रहना प्रारंभ किया। यानी समूह में रहना प्रारंभ किया। मध्य पाषाण काल में मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और साक्ष्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसके साक्ष्य राजस्थान के बागोर से मिले। सर्वप्रथम मनुष्य ने जो पशु को पाला था, जो प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं वो हमें स्वान के मिलते हैं। और स्वान बोले तो कुत्ता।
यानी सबसे पहले किस पशु को मानव ने पाला था? कुत्ते को पाला था। और इस काल के दौरान औजारों का आकार कैसा था? छोटा था। यानी औजारों का आकार औजारों का आकार कैसा था? छोटा था। जैसे मैंने अभी पीछे चित्र के द्वारा दर्शाया था कि औजार धीरे धीरे छोटे चले होते गए थे, और औजारों को जो है सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था। यानी माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ कहा जाता था, या दूसरा नाम यहाँ पे मिलता है सूक्ष्म पाषाण। इन औजारों की हम बात करें तो 1 से लेकर के 5 इंच तक के होते थे, और इसमें जो है हत्थेदार औजारों का प्रयोग किया गया। हत्थेदार औजार हत्थेदार औजारों का प्रयोग किया गया। और मध्य पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल का संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए कि मध्य पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल का संक्रमणकालीन चरण कहा जाता था। अब हम बात करेंगे अगले काल की। अगला काल है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल नव पाषाण काल में आग का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। यानी आग का पूर्ण प्रयोग आग का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया, या हम कह सकते हैं आग का क्या किया गया, इन्होंने इनके द्वारा आग का आविष्कार किया गया। और यहाँ पर जब आग का आविष्कार हो गया तो ये लोग जो भोजन को खाते थे, भोजन को अब पकाकर खाने लगे पकाकर खाने लगे भोजन को पकाकर खाने लगे। और धीरे धीरे अपने रहने के लिए इन्होंने क्या काम किया? जंगल की सफाई करना जंगल की सफाई करना प्रारंभ कर दिया। और मृतक परिपाटी यानी दाह संस्कार भी ये करने लगे। दाह संस्कार यानी जिस तरह से मनुष्य को मरने के बाद जलाया जाता है। और धीरे धीरे इन्होंने जो है स्थायी बसावट शुरू कर दी, यानी एक स्थान पर रह करके जीवन को जीना। यानी स्थायी बसावट स्थायी बसावट को इन्होंने शुरू कर दिया, एक जगह पर रहना। और कृषि करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। यानी कृषि का मतलब होता है खेती। कृषि करना प्रारंभ कर दिया कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और पहिए के आविष्कार की यदि हम बात करें, पहिए का आविष्कार पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। और मिट्टी के बर्तन बनाने का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। मिट्टी के बर्तन का निर्माण भी इसी काल में हुआ था, या जिसे हम कहते थे है मृद भांड। ठीक। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये मानव जो है खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते थे, और इन्होंने जो है प्रथम किस धातु का प्रयोग किया? यानी पहली बार ये हम कह सकते हैं प्रथम धातु जो ये लोग प्रयोग में लाए थे वो थी तांबा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये लोग पशुओं को पालते थे, और पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं हमें, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य वो मिलते हैं बागोर से। और बागोर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को लेकर के जैसे हम बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका तो जान लेते हैं भीमबेटका है क्या। भीमबेटका ये कहाँ पर है? भीमबेटका है आपके मध्य प्रदेश में, यानी एमपी। और कहाँ पर? भोपाल के समीप भीमबेटका ये क्या है? गुफाएं हैं। और इसकी खोज की गई थी 1957 में, और विष्णुधर बालकर के द्वारा। ठीक है। विष्णुधर बाकलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये है क्या? ये शैलाश्रय है। यानी यहाँ पर 642 गुफा
गुफाएं बनी हुई हैं। ये शैलाश्रय है। शैलाश्रय का मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य यानी मानव गुफा बना करके रहता था, और जिसमें 642 क्या मिलती है हमें, गुफाएं, 642 गुफाएं मिलती हैं। और हम प्रश्न क्या करते हैं कि शैल चित्रकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। शैल चित्रकला, शैल चित्रकला के प्रथम साक्ष्य है। शैल चित्रकला के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। और यहाँ की दीवारों पर यानी जो चित्र बने हुए हैं वो शिकार करते हुए, आखेट खेलते हुए या महिलाओं के समूह, इस प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं। और पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण गुफा है ये, यानी ये क्या है, ये गुफा है। और कैसी है, पुरापाषाण कालीन गुफा है, पुरापाषाण कालीन गुफा है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं बुर्ज होम स्थल की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुर्ज होम स्थल। बुर्ज होम स्थल के बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में ये स्थित है। और नवपाषाण कालीन है ये, नवपाषाण कालीन गुफा है। और यदि हम बात करें तो गर्तावास के जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं पर मिलते हैं। गर्तावास का मतलब है भूमि के अंदर निवास करना, यानी भूमि के अंदर निवास करना, भूमि के अंदर निवास करना। और यहीं से हम बात करते हैं तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कोल्डी हवा से। यानी धान की खेती के प्रथम साक्ष्य है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से धान की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। फिर यहीं से प्रश्न ये बनता है क्या कि मानव के साक्ष्य और कुत्ते के साक्ष्य दोनों साथ साथ में जो मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए, यदि हम बात करें चावल के प्रथम साक्ष्य की, तो जैसे आपने पढ़ा होगा, आगे हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से। और लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। किस नदी के किनारे, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। और जले हुए चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, जले हुए चावल, जले हुए चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो हमें मिले हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। या हम कह रहे हैं प्राचीनतम कृषक बस्तियां कहाँ पर मिली हैं, प्राचीनतम कृषक बस्तियां यानी जो किसान लोग अपनी बस्ती में रहते थे वो मिली हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्राचीन भारत को लेकर के। आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसको पढ़ेंगे, इसके बाद धीरे धीरे भारतीय इतिहास हमारा शुरू हो गया है। लगातार सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हमारी मेहनत का फल यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो एक बार आप भी कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, कल आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।